कविता के बहाने पाठ कविता का सार। कविता के बहाने कविता के कवि कुंवर नारायण हैं। इनकी कविता कविता के बहाने उनके इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर चिंतित है। कवि को शक है कि आधुनिक यंत्रों के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं व कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है, और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित न होकर विस्तृत होती है। कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है, जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है अथवा चारों ओर खुशबू बिखेरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता के भावों का प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता है। कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं और दोनों ही अपने प्राय का भेद नहीं जानते। काव्यांश एक। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। व्याख्या उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं व कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे कहीं भी अर्थात देश और समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ा सकता है। कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया एक घर से दूसरे घर के आंगन, छत, पेड़ की डालियों और आसमान में थोड़ी दूर तक अपनी सीमा पर ही उड़ सकती है, लेकिन कवि अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और काल में जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कविता की उड़ान विस्तृत होती है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है, और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित न होकर विस्तृत होती है। काव्यांश 2। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। व्याख्या उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है, जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है अथवा चारों ओर खुशबू बिखेरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं।
परंतु इसके विपरीत कविता के भावों का प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घरांगन, बाग बगीचों में खिलते हैं और चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत जब एक कविता विकसित होती है तो वह अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के दिलों में खुशबू बिखेरती रहती है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है, जो कविता में सदैव एक नएपन को बनाए रखता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता है। आगे कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं और दोनों ही अपने प्राय का भेद नहीं जानते।